आसान नहीं था राजस्थान के शासकों को एक साथ लाकर और एक संयुक्त राजस्थान का निर्माण करना, क्योंकि इन शासकों की आपसी प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना के कारण ये एक दूसरे के साथ आने में बड़ी परेशानियां थी। इस राजस्थान के निर्माण से पहले, ये जो राजस्थान आज आपको दिखाई देता है, इसके निर्माण से पहले, हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को राजस्थान के सभी राजे रजवाड़ों ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी भारत संघ में सम्मिलित होना तय किया। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान के वर्तमान स्वरूप से पहले राजस्थान के अन्य स्वरूप बनाने को लेकर राजस्थान या राजपुताना के शासकों ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग संघ या अलग अलग यूनियन बनाने के प्रयास किए। वो सारे एक साथ नहीं आना चाहते थे, क्योंकि इसका कारण था पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी और अविश्वास भी। जो उदयपुर के शासक थे महाराणा भूपाल सिंह, उनके द्वारा अलग प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त जयपुर के जो शासक थे सवाई मान सिंह सेकंड, उनके द्वारा अलग एक यूनियन बनाने के प्रयास किए गए। और इन यूनियन बनाने में इन शासकों की कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाएं भी थी कि जो छोटी रियासतें हैं उनको अपने अंदर ही समेट लिया जाए। इसी तरीके से कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह, उन्होंने भी एक अलग यूनियन बनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार डूंगरपुर के जो शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह, उन्होंने भी अपने स्तर पर एक अलग यूनियन बनाने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि वर्तमान जो राजस्थान का स्वरूप है, इसको बनाने से पहले किस प्रकार की यूनियन, किस प्रकार के संघ बनाने को लेकर राजस्थान के कौन कौन से राजे रजवाड़ों किस किस प्रकार के प्रयास किए थे। मैं रमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित इस सीरीज का हमारा पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो भारत था वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित था। एक वो भारत जिस पर सीधे ब्रिटिशर्स का नियंत्रण हुआ करता था, अर्थात ब्रिटिश भारत। और ये जो ब्रिटिश भारत था, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 था। अर्थात यदि पूरे भारत का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है तो 100 वर्ग किलोमीटर का 2/3 निकालें तो लगभग 67% भाग पर सीधे ब्रिटिशर्स का नियंत्रण होता था। शेष जो भाग बच गया 1/3 या लगभग 33.33%, इस 1/3 भाग पर राजे रजवाड़ों का अधिकार हुआ करता था। हालांकि राजे रजवाड़े जो हैं वो ब्रिटिशर्स की छत्र छाया में ही अपने रियासतों के निर्णय लिया करते थे, लेकिन फिर भी विदेशी मामले और रक्षा मामलों पर सीधे ब्रिटिशर्स का अधिकार हुआ करता था। खैर, इन राजे रजवाड़ों को एक साथ लाने के लिए, इन राजे रजवाड़ों को पूरे भारत संघ में मिलाने के लिए क्या ये जो प्रयास हैं ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ही हुए या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी इनको एक साथ लाने के प्रयास हुए थे? तो बिल्कुल इनको एक साथ लाने के प्रयास हुए थे, और इसके लिए हमको चलना पड़ेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी की ओर। भारत सरकार अधिनियम 1935 या इसी को कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 वर्ष 1935 में लाया गया था। और वर्तमान आज जो भारत का संविधान है, इस संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी का है। अब हालांकि इस पर चर्चा करने को लेकर तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य विषय है वो एकीकरण है, तो एकीकरण के संबंध में ही यहाँ जो प्रावधान थे हम केवल उनके विषयों में बात करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह कहा गया था इन राजे रजवाड़ों को कि यदि वो चाहें तो अपनी रियासतों को भारत संघ में विलय कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त थी। शर्त यह थी कि यदि आधे से ज्यादा मतलब 50% से अधिक राजे रजवाड़े सम्मिलित होने के पक्ष में अगर मतदान करेंगे तो ही भारतवर्ष की इन सभी रियासतों को भारत संघ में मिला लिया जाएगा। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, आप सोचिए कि कोई भी राजे रजवाड़े अपने स्वयं के झंडे को, अपने स्वयं के ध्वज को छोड़कर दूसरे के झंडे या ध्वज के तले क्यों आएंगे? तो जैसा स्वाभाविक था, होना था कि इन राजे रजवाड़ों के द्वारा मना कर दिया गया। हालांकि इन राजे रजवाड़ों का एक संगठन था जिसको नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता था, जिसके संबंध में पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 1920 में उसकी स्थापना हुई थी, उसका गठन हुआ था। और उसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो राजस्थान के बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह बने थे। खैर, विषय यह है कि ये जो नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल था, ये राजे रजवाड़ों की मांगों को, उनके पक्ष की मांगों को उठाया करता था। तो मोटी मोटी बात यह है कि उन राजे रजवाड़ों ने इस भारत शासन अधिनियम 1935 में जो प्रावधान किए गए थे उसको सीधा सीधा नकार दिया और वो सम्मिलित नहीं हुए। हालांकि इसी प्रकार का प्रयास भारत का वायसराय लिनलिथगो के द्वारा भी किया गया था 1939। लिनलिथगो, ये है साहब लिनलिथगो। इन्होंने भी कहा आप चाहो तो सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन
कोई भी अपनी इच्छा से क्यों अपनी पूरी रियासत को दे देगा, एक प्रकार से रियासत का दान करना ही हो गया। तो राजे रजवाड़ों ने मना कर दिया। इसके बाद आपको चलना चाहिए एक मिशन की तरफ, वो था कैबिनेट मिशन। ये देखिए, ये है कैबिनेट मिशन, और इसी की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ये कैबिनेट मिशन की आपको ये फोटो दिख रही है, और इस कैबिनेट मिशन में ये बीच में यहां पर आपको मोहम्मद अली जिन्ना भी दिखाई दे रहा है। खैर, इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भी, जब ये कैबिनेट मिशन आया था 1946, इसके द्वारा भी ये सिफारिश की गई थी कि इन देसी रियासतों को भारत संघ में विलय हो जाना चाहिए, इनको मिल जाना चाहिए। वो सिफारिशें की गई थी। अब सिफारिशें मानना या नहीं मानना अलग बात होती है। कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। इसके जो सदस्य थे वो ध्यान रखना, स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और A.P. अलेक्जेंडर। तो ध्यान रख लेना, A.P. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और पेंथिक लॉरेंस, ये इसके सदस्य थे। अब यहां पर ये जो क्रिप्स का नाम आया, तो इससे भी आप ध्यान रखना, एक पहले भी एक आयोग बनाया गया था 1942 में, क्रिप्स मिशन जिसको कहा गया था। उस क्रिप्स मिशन के द्वारा भी भारत की रियासतों को, भारत के राज्य रजवाड़ों को भारत संघ में विलय करने की सिफारिशें की गई थी। तो ये आरंभिक प्रयास हुए थे, लेकिन ये इस प्रकार के प्रयास असफल रहे। अब जब हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही राजस्थान की सारी रियासतों के राज्य रजवाड़ों ने विलय पत्र पर, अर्थात भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। यह भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बीकानेर रियासत के शासक शार्दुल सिंह के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 7 अगस्त 1947 को, और सबसे लास्ट में किए गए थे धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह के द्वारा 14 अगस्त 1947। ये धौलपुर रियासत। हालांकि धौलपुर रियासत का एक अलग से रोल था, और वो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मिलकर अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाह रहे थे, और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर हमीदुल्ला खां भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से उनके द्वारा जोधपुर के शासक को भी पाकिस्तान में मिलने के लिए प्रेरित किया गया, जैसलमेर के शासक को भी, और मेवाड़ के महाराणा को भी पत्र लिखे गए, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने दो टूक कह दिया कि हम भारत संघ में सम्मिलित होंगे। खैर, यहां तक हमने देख लिया था कि इन शासकों ने, इन राज्य रजवाड़ों ने 15 अगस्त से पहले लास्ट 14 अगस्त को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। टोटल रियासतें थी, ये बात भी हो चुकी थी, 19 रियासतें, और जो ठिकाने थे वो थे 3। हालांकि देखो, ठिकाना मतलब क्या होता है, एक रियासत के अंतर्गत आने वाले वो क्षेत्र जो जागीरदारों या सामंतों के अधीन होते थे। तो ये जो 3 ठिकाने अलग से हम बोलते हैं, ये स्वतंत्र हुआ करते थे, यानी कि यहाँ के निर्णय लेने का अधिकार जो यहाँ के ठिकानेदार होते थे उनको स्वतंत्र रूप से हुआ करता था। इसीलिए 19 रियासतें और 3 ठिकाने ये हुआ करते थे। अब कौन कौन सी रियासतें थी, कौन कौन से ठिकाने थे, इसके बारे में अगर मैं एक साथ बता दूंगा तो सारा आपको ध्यान नहीं होगा। तो जैसे 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 जिसका विषय आता रहेगा उसके संबंध में वैसे वैसे हम यहाँ पर बात करते रहेंगे। खैर, अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि इन राज्य रजवाड़ों ने स्वतंत्र भारत संघ में सम्मिलित होना स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अभी ये राज्य रजवाड़े अपने हिसाब से अलग अलग यूनियन बनाने का प्रयास कर रहे थे। अलग यूनियन बनाने का उद्देश्य ये था कि देखो, अगर आप एक छोटे क्षेत्र हो या एक छोटी रियासत हो तो भारत सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए झुका नहीं सकते, लेकिन छोटी छोटी रियासतें, अगर बहुत सारी रियासतें इकट्ठी हो जाएं तो क्या हो जाएगा, एक बड़ी यूनियन बन जाएगी। तो भले ही आप भारत संघ में सम्मिलित हो रहे हो, लेकिन एक बड़ी यूनियन होने के नाते आप ज्यादा स्वतंत्रता की मांग कर सकते हो, आप ज्यादा रियायतों की मांग कर सकते हो, आप ज्यादा सुविधाओं की मांग कर सकते हो, आप भारत संघ में रहते हुए भी अपने आप को एक प्रकार से स्वतंत्र रख सकते हो। इसीलिए अब राजस्थान के अलग अलग शासकों ने छोटी छोटी रियासतों को अपने साथ में लेकर अलग अलग संघ बनाने के प्रयास किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा, जो उदयपुर के शासक थे महाराणा भूपाल सिंह, उनके द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए गए। ये यहाँ उदयपुर रियासत, उदयपुर हालांकि राजधानी हुआ करती थी, इस संपूर्ण क्षेत्र को कहा जाता था मेवाड़, और मेवाड़ के जो शासक थे वो थे ये महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह के संबंध में मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि जब इनको मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में मिलकर पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखा गया था, तो इन्होंने उस पत्र का जवाब 2 टूक शब्दों में दिया था, और ये कहा था कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, ये तो मेरे पूर्वज ही तय कर गए थे। अगर वो थोड़ा बहुत भी डगमगाए होते तो हमारी जो मेवाड़ रियासत है ना, ये हैदराबाद से भी बड़ी होती। इसीलिए
उनकी इच्छा के ही अनुरूप मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा। ये इस प्रकार की बातें इनके द्वारा लिखी गई थी। ये थे आपके महाराणा भूपाल सिंह। अब देखिए महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा क्या किया गया। इन्होंने प्रयास किया कि मेवाड़, गुजरात और मालवा इन क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग से यूनियन बनाई जाए। यानी आज जो वर्तमान आप राजस्थान का स्वरूप देख रहे हो, ये वाला जो स्वरूप आप देख रहे हो, ये स्वरूप तो अस्तित्व में आने में 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। जब औपचारिक रूप से राजस्थान की रियासतों को सम्मिलित करने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे, तो उसके बाद 8 साल 7 महीने और 14 दिन का ये टाइम पीरियड लगा। लेकिन उससे पहले महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा क्या प्रयास किए गए उसको समझो। महाराणा भूपाल सिंह ने सोचा एक तो मेरी मेवाड़ रियासत, एक गुजरात का हिस्सा और एक ये मालवा का हिस्सा, ये इनको मिलाकर एक यूनियन क्यों ना बना ली जाए। और इसके लिए महाराणा भूपाल सिंह ने अलग अलग मीटिंग करवाई, इन शासकों को बुलाया और इन शासकों को बुलाकर सबसे पहली जो मीटिंग की वो की 25-26 जून 1946 को। ठीक है, लगभग यहां पर 22 राजा इकट्ठे हुए और इन 22 राजाओं ने सैद्धांतिक तौर पर यह स्वीकृति दे दी कि ठीक है, हम इस विषय पर विचार करेंगे और हमको यहां पर एक यूनियन बनानी चाहिए। लेकिन किस नाम से? उसका नाम रखा जाएगा राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन। तो जो रियासतें छोटी थी उनके द्वारा तो स्वीकृति या सहमति दे दी गई सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी, जो अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई रख सकती थी, क्योंकि उनकी जनसंख्या भी अच्छी खासी थी और उनकी सालाना आय भी उतनी थी जो कि एक निश्चित जो क्राइटेरिया था उसको पूरी करती थी। जैसे राजस्थान की जो रियासतें थी, राजस्थान के मैप से मैं आपको समझाऊं, 3 रियासतें थी, चार, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़। ये हो गया आपका जयपुर। अभी तो वर्तमान जिला है तो मैं जिले पर ही गोला कर रहा हूं, जबकि जयपुर रियासत बड़ी थी, मैं केवल जिले पर गोला कर रहा हूं। इसके अलावा जोधपुर, इसके अलावा बीकानेर और इसके अलावा आपका ये उदयपुर अर्थात ये मेवाड़। ये चारों अपने आप को स्वतंत्र इसलिए रख सकती थी क्योंकि ये उस शर्त को पूरा करती थी कि वही रियासतें अपने आप को स्वतंत्र इकाई के रूप में रख सकती हैं। स्वतंत्र इकाई का अर्थ यह है कि आप भले ही एक राष्ट्र में भी सम्मिलित हो जाओगे तो भी आपके साथ एक स्वतंत्र इकाई की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। आपको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी बनस्पत उन रियासतों के जो छोटी मोटी रियासतें हैं जो स्वतंत्र इकाई नहीं रह सकती हैं। तो ये रियासतें उस शर्त को पूरा करती थी कि इनकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और इसके अतिरिक्त इनकी जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक थी। तो ये 2 क्राइटेरिया थे, एक तो आय 1 करोड़ सालाना, ये ध्यान रखना सालाना वर्ष की, और इसके अतिरिक्त जनसंख्या 10 लाख। तो इन दोनों शर्तों को ये राजस्थान की 4 रियासतें ही पूरा करती थी, इसीलिए अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। अब ये जो सम्मेलन हुआ 25-26 जून 1946 को, ये किसके द्वारा बुलाया गया? मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा बुलाया गया। तो सीधी सी बात है, बाकी की जो रियासतें हैं 3, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, जब ये अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं तो ये मेवाड़ के साथ सम्मिलित होना क्यों स्वीकार करेंगी? तो इसीलिए इन्होंने बाकी रियासतों की अपेक्षा इन 3 रियासतों ने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के साथ मिलकर राजस्थान यूनियन बनाने को लेकर मना कर दिया, नकार दिया कि साहब हम सम्मिलित नहीं होंगे। ओके साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए महाराणा भूपाल सिंह ने क्या किया। महाराणा भूपाल सिंह ने एक मीटिंग और रखी, लेकिन उस मीटिंग से पहले अपना एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार थे, ये थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इनके संबंध में थोड़ा सा और बता दूं ताकि आप रटे नहीं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इनको महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया। के.एम. मुंशी वही हैं जिनके कहने पर, जिनकी सिफारिशों के आधार पर राजस्थान का एकीकरण करते समय जो राजस्थान का पहला चरण था, और उस पहले चरण में जो ये रियासतें ली गई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और इसके अतिरिक्त एक ठिकाना जो नीमराणा के नाम से था, नीमराणा जो वर्तमान में आपके अलवर जिले में ही आता है। ठीक है, तो ये जो पहला संघ था इसको मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था, वो के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी
की सिफारिशों के आधार पर ही दिया गया था। अब क्यों दिया गया था, ये तो बात स्पष्ट है कि महाभारत काल में ये जो पूरा क्षेत्र है ये मत्स्य क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। और अगर आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत जो पहले आया करती थी, और जब महाभारत आती थी तो सड़कें सूनी हो जाया करती थी। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार अपने घर के आगे, घर में उस टीवी के आगे बैठ जाया करता था, और ये तक होता था कि मोहल्ले के और बाकी के परिवार जिनके घर में टीवी नहीं होता था वो उस एक घर में इकट्ठे हो जाते थे जिनके घर में टीवी हुआ करता था उस समय। और ऐसा तक होता था कि रामायण भी अगर आती थी तो टीवी की ही आरती उतारी जाती थी, यानी बड़ा गजब का वो टाइम हुआ करता था। तो अगर आपने वो महाभारत देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जब पांडवों को वनवास मिलता है और 1 साल का जब अज्ञातवास मिलता है, तो वो अज्ञातवास का समय अलवर के शासक यानी मत्स्य क्षेत्र के शासक के यहीं पर व्यतीत करते हैं। अर्जुन जो है वो वृहन्न लला बनकर वहां पर अपना समय व्यतीत करते हैं, और फिर बाद में जब अज्ञातवास से बाहर आते हैं तो मत्स्य क्षेत्र के शासक की पुत्री उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह करा दिया जाता है। खैर, अभी इस पर मैं चर्चा करना चाहूं तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लंबा चौड़ा विषय है। मैं केवल के एम मुंशी के बारे में बात कर रहा था कि के एम मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। तो के एम मुंशी के कहने पर अब महाराणा ने फिर से एक मीटिंग और बुलाई, और ये मीटिंग बुलाई थी मई 1947 में। मई 1947 में ये दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग हो चुकी थी 25-26 जून 1946 को। दूसरी जो मीटिंग आई वो हुई आपके मई 1947 ईस्वी में। अब यहां पर इस मीटिंग के बाद एक कमेटी का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया। उस समिति की सिफारिशें आई फरवरी 1948 में। अब इसकी क्या सिफारिशें थी उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं ये जो मीटिंग हुई थी मई 1947 में, इसमें क्या हुआ था। इस मीटिंग में महाराणा भूपाल सिंह ने बाकी राजे रजवाड़ों को चेतावनी देते हुए कहा था कि समय रहते हुए सम्मिलित हो जाओ, अगर सम्मिलित नहीं हो जाओगे तो फिर भारत संघ में पूर्ण रूप से विलय हो जाओगे, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और अगर सम्मिलित हो गए तो अपने आप को एक प्रकार से स्वतंत्र इकाई के रूप में रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्वतंत्र इकाई के रूप में रख सकते हो, एक प्रकार से स्वतंत्र इकाई के रूप में रख सकते हो, मतलब अपनी शर्तें ज्यादा मनवा सकते हो, अपनी मांगे ज्यादा मनवा सकते हो। खैर, ये मीटिंग हो गई मई 1947 की, कमेटी का गठन हो गया, उसकी सिफारिशें हो गई। फरवरी 1948 में उसकी रिपोर्ट आई। अब रिपोर्ट आने के बाद मीटिंग, फिर से एक मीटिंग बुलाई गई मार्च 1948 में, और शासकों को बताया गया कि क्या क्या इसकी सिफारिशें आई। सिफारिशें ये आई कि साहब हम सब मिलकर, सारे राजे रजवाड़े मिलकर एक कार्यकारिणी बनाएंगे, और उस कार्यकारिणी में प्रत्येक राजा को लिया जाएगा, यानी एक कार्यकारिणी। सदस्य कौन होंगे? शासक। सभी को समान अधिकार मिलेगा। ये शासक अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुन सकते हैं। उस अध्यक्ष का चुनाव 3 साल के लिए होगा। अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उस अध्यक्ष का चुनाव होगा। ठीक है साहब, ये इस प्रकार की ये सिफारिशें आई। इसके अतिरिक्त कुछ सिफारिशें और थी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया जाएगा। ये देखो, ये शब्द बड़े भारी भरकम लगते हैं, मैं समझाऊंगा आपको। क्या? द्विसदनात्मक विधानमंडल। ये सिस्टम क्या कई बार प्रॉब्लम करता है, इसलिए राइटिंग में दिक्कत आती है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। जैसे कई राज्यों में होता है, आज भी भारत के कई राज्यों में है कि द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है। एक तो होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन, जिसको उच्च सदन को हम कहते हैं विधान परिषद और निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। भारत को ले लो, जैसे भारत में भी 2 सदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। एक तो उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहा जाता है, एक निम्न सदन जिसको लोकसभा कहा जाता है। तो इसी प्रकार यहां जो सिफारिशें आई उसमें यह था कि द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया जाएगा। एक होगा आपका उच्च सदन, एक होगा आपका निम्न सदन। जो उच्च सदन होगा, उच्च सदन, उसमें राज्यों से, यानी जितने भी रियासतें रहेंगी उनसे समान संख्या में सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा या निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है। दूसरा जो सदन रहेगा, उस दूसरे सदन में उन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, अब गौर करना, दूसरा जो सदन होगा निम्न सदन, उसमें कैसे लोग पहुंचेंगे? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर पहुंचेंगे तो जनसंख्या किसकी ज्यादा? मेवाड़ की। मेवाड़ की ज्यादा है क्योंकि मेवाड़ बड़ी रियासत है। अब मेवाड़ की जनसंख्या ज्यादा है तो निम्न सदन में उसके लोग भी ज्यादा पहुंचेंगे। अब उसके लोग ज्यादा पहुंचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार का ये जो संघ बनेगा, इस संघ में चलेगी किसकी? मेवाड़ रियासत की चलेगी। तो इस प्रकार का ये जो प्रयास था ये पूर्ण रूप से असफल हो गया।
अब असफल होने का हालांकि एक कारण और भी था। कारण क्या था कि इन शासकों के मन में एक दूसरे के प्रति जो है वो अविश्वास ज्यादा हुआ करता था, और इस बात की पुष्टि इससे होती है कि महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा एक पत्र लिखा गया था अलवर के शासक तेज सिंह को। अलवर के महाराजा थे तेज सिंह अलवर, जिनका नाम उस समय आया था महात्मा गांधी की हत्या में जो हत्यारे थे, या महात्मा गांधी की जिन्होंने हत्या की थी, उनका सहयोग देने के लिए इनका अलवर के शासक तेज सिंह का नाम आया था। बाद में बात करेंगे इस विषय पर। तो महाराणा भूपाल सिंह ने तेज सिंह को यह पत्र लिखा कि जब भी कोई कार्य करने की बात आती है तो परस्पर अविश्वास के कारण कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब जो शासक है उनके मन में आपसी अविश्वास की भावना बहुत ज्यादा है। खैर, ये इस प्रकार का प्रयास महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा किया गया राजस्थान यूनियन बनाने को लेकर। दूसरे प्रयास की हम बात करते हैं। दूसरा जो प्रयास, उसके लिए हम चलते हैं जयपुर। ये साहब जयपुर, जो कि वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है। जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह सेकंड। ये आ जाइए साहब, ये है मानसिंह सेकंड। और ये हैं इनके दीवान वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी। अब सवाई मानसिंह सेकंड के कहने पर वी.टी. कृष्णामाचारी के द्वारा भी राजस्थान के शासकों को एक साथ लाने के लिए अपने हिसाब से एक यूनियन बनाने के लिए प्रयास किए गए। और वी.टी. कृष्णामाचारी ने भी राजस्थान के शासकों को बुलाया, इकट्ठा किया, मीटिंग बुलाई और यह कहा कि हम सबको मिलकर एक यूनियन बनानी चाहिए। यूनियन की जो रूपरेखा है, वो ढांचा है, वो किस प्रकार से होगा कि साहब एक संघ बनाते हैं और संघ को कुछ अधिकार देंगे। अधिकार ये होगा कि एक तो जो पुलिस होगी वो संघ के नियंत्रण में होगी, पुलिस। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका यानी न्याय, कोर्ट, न्याय, और इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा। तो ये अधिकार तो किसको मिलेंगे? संघ को। यानी अब संघ का जो भी अध्यक्ष रहेगा वो इन सब पर अधिकार रखेगा। इसके अलावा बाकी के जो विषय बच जाएंगे वो बाकी के विषय रियासतों को ही मिलेंगे, लेकिन मुख्य विषय तो पुलिस है। अब जिसकी पुलिस, राजा भी वही। अब आप एक बार विचार करिए, उन राज्यों पर विचार करिए जहां के मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन मुख्यमंत्री के अधिकार में पुलिस नहीं होती, तो किस प्रकार से वहां का मुख्यमंत्री हमेशा ये रोना ही रोता रहता है कि साहब बिना पुलिस के मैं क्या करूं। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी आपको कार्यवाही कराने के लिए, क्योंकि सरकार को अपनी कार्यवाही अगर करानी है तो बल प्रयोग तो करना ही पड़ता है, तो पुलिस तो चाहिए ही चाहिए। अब बिना पुलिस के किस बात का मुख्यमंत्री। तो यहां पर ये पुलिस उस संघ को दी जाएगी। अब सीधी सी बात है, यहां पर भी अगर निर्वाचित प्रतिनिधि ज्यादा जाएंगे, उनको भी संख्या के अनुपात में रखा जाएगा, तो ज्यादा जनसंख्या किसकी? जयपुर की। तो चलने वाली किसकी है? जयपुर की। ठीक है, एक तो ये सुझाव आया। इसके अतिरिक्त ये भी सुझाव आया कि जो रियासतें इस संघ में नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, मत मिलो। फिर आप एक काम करो, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनको डराया गया, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो फिर एक काम करो, अपने आप को बड़ी रियासतों में विलय कर लो। लेकिन इनका ये वाला जो प्रयास था, ये वाला प्रयास भी असफल हो गया। असफल क्यों हो गया? क्योंकि सीधी सी बात है, जब बाद में राजस्थान का एकीकरण हो रहा था और 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान की मुख्य रूप से 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया, मुख्य रूप से तो 3 ही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इससे पहले बाकी की हो चुकी थी, लगभग हो चुकी थी। तो यहां पर जयपुर की कुछ शर्तें थी। उन शर्तों से आपको अंदाजा हो जाएगा, जिनके संबंध में हालांकि मैं डिटेल से बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं केवल यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जयपुर रियासत की ओर से जो ये संघ बनाने का प्रयास किया था, यह असफल क्यों हो गया था। क्योंकि जयपुर रियासत ने देखो उस समय क्या कहा था एकीकरण के समय कि साहब एक तो राजस्थान का ये हिस्सा बना दो, सीमांत हिस्सा, एक जो बन चुका ये वाला रहने दो, इसके अतिरिक्त धौलपुर और ये जो भरतपुर का क्षेत्र है इनको यूपी में मिला दो। मुख्य बात समझना। इसके अलावा अलवर और करौली ये हमको दे दो, ये हमारे साथ मिला दो। यानी कि जयपुर रियासत जो है वो अभी भी अपना विस्तार करना चाह रही थी। तो कुल मिलाकर बात वही आई कि पारस्परिक अविश्वास और शंका की वजह से ये दूसरा प्रयास भी असफल हो गया, होना ही था। तीसरे प्रयास की तरफ चलते हैं और हम चलते हैं अब हाड़ौती की तरफ। हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का जो क्षेत्र है, मैं बता दूं एक बार आपको, ये जो क्षेत्र है राजस्थान में ये कहलाता है हाड़ौती। क्योंकि चौहानों की जिस शाखा ने यहां शासन किया वो हाड़ा शाखा थी।
हाड़ा शाखा की वजह से ये क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वर्तमान तो ये जिले हैं, ये क्षेत्र हाड़ौती है। लेकिन जब रियासत होती थी तो इसमें से रियासतें 3 ही थी। कौन सी रियासत? एक तो आपकी कोटा रियासत, एक आपकी बूंदी रियासत, और एक थी आपकी ये झालावाड़ रियासत। 12 रियासत नहीं थी, 12 किसी एक रियासत के अंदर ही सम्मिलित थी। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, थोड़ा सा मैं और बता दूं कि मुख्य रूप से तो वैसे बूंदी के नाम से ही ये पूरी रियासतें हुआ करती थी, लेकिन 1631 में शाहजहां के शासनकाल के समय में बूंदी को तोड़कर और कोटा अलग से राज्य बना दिया गया था। खैर, ये समझ में आ गया हाड़ौती क्या है। अब हाड़ौती के यहां के जो शासक थे कोटा के, वो थे भीम सिंह सेकंड। आ जाओ साहब, ये रहे, ये थे भीम सिंह सेकंड। इनके द्वारा भी प्रयास किए गए कि साहब एक काम करते हैं, हम अपनी हाड़ौती की जो रियासतें हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़, इनको मिला लेते हैं, और इनको मिलाने के बाद एक संघ बना लेते हैं, उसको कहेंगे हाड़ौती संघ। लेकिन वही बात आई, जैसे पिछले 2 प्रयास असफल रहे, इसी प्रकार ये वाला प्रयास भी असफल रहा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और इस प्रकार के प्रयास किनके द्वारा किए गए। तो देखिए, मेवाड़ के प्रयास हो चुके, जयपुर के प्रयास हो चुके, हाड़ौती के प्रयास हो चुके। अब हम चलते हैं डूंगरपुर की ओर। ये है राजस्थान का जिला डूंगरपुर, और पहले ये रियासत हुआ करती थी। सिसोदिया यानी गोहिल वंश का शासन हुआ करता था, सिसोदिया यहाँ पर शासन किया करते थे। तो यहाँ पर आ जाइए साहब, ये थे डूंगरपुर के शासक जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह का भी यह विचार था कि राजस्थान संघ में मिलने की बजाय अपनी अलग से रियासतें बना ली जाएं। तो इन्होंने कुछ रियासतों को लेकर एकीकरण के प्रयास किए थे। कौन कौन से, ध्यान रखना, एक तो स्वयं इनकी रियासत डूंगरपुर, ये डूंगरपुर, इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा, इसके अतिरिक्त प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अलावा एक रियासत और थी शाहपुरा, कुशलगढ़, शाहपुरा नहीं, कुशलगढ़। यहां कुशलगढ़ क्या है, वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में आने वाली एक तहसील है, जिसको मैं डॉट से कर रहा हूं। लेकिन कुशलगढ़ उस समय एक ठिकाना हुआ करता था। तो लक्ष्मण सिंह के द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक ठिकाना कुशलगढ़ को मिलाकर एक संयुक्त संघ बनाने का प्रयास किया गया, और इसको नाम दिया गया था वागड़ संघ। वागड़ संघ। लेकिन जैसा पिछले प्रयासों के साथ हुआ, उसी प्रकार यह प्रयास भी विफल हो गया। खैर, यहां पर लगे हाथ, मैं महारावल लक्ष्मण सिंह के संबंध में थोड़ी सी और बात आपके साथ में करना चाहता हूं। देखो, एक ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, इसमें महारावल लक्ष्मण सिंह के जो वंशज हैं, ये इनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और इनके साथ में बैठी हैं ब्रिटिश महारानी, ब्रिटेन की महारानी। डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो हैं वो भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय है हेग में, हेग आता है नीदरलैंड में, नीदरलैंड। तो नगेंद्र सिंह जो हैं ये भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहां के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुके हैं। 1985 से और 1988 के दौरान इन्होंने भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया था। कब से कब तक, ध्यान रख लेना, 1985 से 88 तक। हालांकि ये ऐसे पहले न्यायाधीश नहीं है, मैं मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर तो नगेंद्र सिंह ने काम किया था, लेकिन भारत की ओर से जो न्यायाधीश वहां पर भेजे गए उसमें नगेंद्र सिंह के साथ साथ और भी अन्य नाम आते हैं। जैसे सबसे पहले भेजे गए थे वेनेगल नरसिंह, वेनेगल या बेनेगल नरसिंह। ये भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। ध्यान रखना, मैं मुख्य न्यायाधीश नहीं बोल रहा हूं, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त रघुनंदन पाठक, रघुनंदन पाठक, इसके अतिरिक्त नगेंद्र सिंह की बात हो गई। और वर्तमान में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो भारत के जो न्यायाधीश हैं वो हैं दलबीर सिंह। दलबीर सिंह। कुछ और बातें आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें जजेस की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 15 संख्या। और जजों का जो यहां पर जजों को जो भेजा जाता है, उनका जो टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, तो महारावल लक्ष्मण सिंह के जो वंशज हैं, डॉक्टर नगेंद्र सिंह के बारे में हमने बात की। इसके अतिरिक्त
इन्हीं के जो भाई थे ये राज सिंह डूंगरपुर, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये राज सिंह डूंगरपुर का दिख रहा है। राज सिंह डूंगरपुर बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके थे। राज सिंह डूंगरपुर वो व्यक्ति हैं जिनके संबंध में यह कहा जाता है कि सचिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने में राज सिंह डूंगरपुर का ही बहुत बड़ा हाथ था। इसके अतिरिक्त आप थोड़ा सा महारावल लक्ष्मण सिंह के संबंध में भी आप ध्यान रखना। महारावल लक्ष्मण सिंह जो है ये राजनीति में बहुत सक्रिय थे और वर्ष 1977 से 1979 के दौरान ये राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी काम इन्होंने किया है, 1977 से और 79 ईस्वी के दौरान में। हालांकि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बन जाते, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही राजस्थान में प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसके राजनीति के केंद्र में कहीं ना कहीं महारावल लक्ष्मण सिंह ही थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना था और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वापस चुनाव कराए गए और चुनाव कराने के बाद कांग्रेस ने फिर से बहुमत हासिल कर लिया था। तो लगे हाथ थोड़ा सा मैं आपको यह भी बता देता हूं कि राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ध्यान रखना। इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। एक काम करो, 19 लिखो 4 बार, क्योंकि जो भी राष्ट्रपति शासन लगा है राजस्थान में 4 बार लगा है। कब लगा है? 1900 कुछ में, तो सबसे पहले 19 लिखो। इसके बाद 9 को उल्टा करोगे तो 6, 6 के बाद की जो गिनती है वो यूं क्यों लिख दो, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद आया 9। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, मैं और आप दोनों साथ साथ ऑटो में जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे ताकि इसको याद कर सके। कहां जाएंगे? साथ साथ ऑटो में बैठकर जाएंगे। तो ध्यान देना, लिखता हूं इसको, 7 7 O2। मेरे से ऑटो नहीं बोला जाता, मैं O2 बोल रहा हूं। O2 में बैठकर जाएंगे। तो 7 7 O का मतलब 0 2। तो राजस्थान में 4 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है 1967, 77, 80 और 92। ये कितने कितने दिन के लिए लगा ये ध्यान रख लेना, क्योंकि पूछ लिया जाता है। पहला लगा 44 दिन के लिए, दूसरा लगा 52 दिन के लिए, तीसरा लगा 97 डेज के लिए और चौथा लगा 352 दिन के लिए। ध्यान रख लेना, 44 दिन, 52 दिन, 97 दिन, 352 दिन। अब यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक लंबे समय तक रहा वो कौन सा रहा और कब लगा, या सबसे कम समय तक जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कब लगा, कौन से सन में लगा, या दूसरा सबसे कम या दूसरा सबसे ज्यादा। इस प्रकार के सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं। खैर, महारावल लक्ष्मण सिंह का भी ये प्रयास हो चुका और इनका ये प्रयास असफल रहा। अब नेक्स्ट पार्ट से हमको ये चर्चा करनी है कि राजस्थान का ये जो स्वरूप आया ये किस प्रकार से आया। टोटल 7 चरणों के बारे में हम बात करेंगे। इसको बनने में टोटल जो औपचारिक रूप से समय लगा 8 साल 7 महीने और 14 दिन का लगा। प्रत्येक जो चरण है उस चरण में कौन कौन सी रियासतों को लिया गया और प्रत्येक चरण को बनाने में किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इस संपूर्ण विषय पर बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद।